बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीडा एक्ट के एमसीक्यूज़ आज आपसे मैंने शेयर करने हैं। इससे पहले मैंने आपसे पीडा एक्ट वन लाइनर शेयर किया था, उसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर कोई वहाँ से देखना चाहे तो वहाँ से भी वो असिस्टेंस ले सकता है। इसके अलावा ये जो वीडियो है ये चूँकि फिर सारा पीडा एक्ट मैं एमसीक्यूज़ इसमें कवर नहीं कर सकता, इसको 2 या 3 मैक्सिमम हिस्सों में मैं अपलोड करूँगा। आज इसका पार्ट 1 है। दूसरी बात है कि ये सारे के सारे जितने भी एमसीक्यूज़ हैं ये मैंने खुद पीडा एक्ट में से निकाले हुए हैं। इनमें कोई किसी किस्म की गलती भी हो सकती है, किसी किस्म की कोई अबहाम भी हो सकता है, या कहीं पर मेरे नॉलेज में कोई कमी भी हो सकती है। तो वैसे तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एज़ पर माई नॉलेज मैं आपको ये सारा का सारा 100% बिल्कुल ठीक कन्वे करूँ। अब ये जो पीडा एक्ट के एमसीक्यूज़ हैं ये एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए जो जॉब्स आती हैं वहाँ पर, जैसे हेड मास्टर, हेडमिस्ट्रेस, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, उनकी तैयारी के लिए। फिर उसके अलावा कोई जितने भी गवर्नमेंट की इंटरव्यूज़ हैं वहाँ पर ये काफ़ी मुआवनत देते हैं। फिर उसके अलावा जो पिफा के स्टूडेंट्स करते हैं, पिफा जो गवर्नमेंट लेवल का है या पब्लिक सेक्टर का कह लें, उसमें भी एमसीक्यूज़ काफ़ी असिस्ट करते हैं। तो अगर आप समझते हैं भी कंटेंट मेरा आपको अच्छा लगेगा, मेरी मेहनत आप समझते हैं भी ठीक है, मैंने काफ़ी मेहनत से एमसीक्यूज़ निकाले हुए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, या जो लोग डिज़र्व करते हैं इसको उनको शेयर करना, या जो ज़रूरतमंद हैं उनको शेयर करना, ये सिर्फ आपने करना है, बस आपने और कुछ नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है पीडा एक्ट 2006 नॉट एप्लीकेबल ऑन। किन पर ये अप्लाई नहीं होता? तो पुलिस एंड जुडिशरी पर ये अप्लाई नहीं होता। बाकी ये जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस लिखे हुए हैं इन पर ये अप्लाई होता है। आपने इन ऑप्शंस में से देखना है कि किस पर अप्लाई नहीं होता, क्योंकि पुलिस जुडिशरी का अपना एक सिस्टम है। मैक्सिमम ड्यूरेशन आफ्टर विच प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी इनिशिएटेड अगेंस्ट रिटायर्ड एम्प्लॉयज़। 1 साल के अंदर अंदर किसी रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के ख़िलाफ़ अगर कोई सबूत हैं या कोई शिकायत है वो करप्शन की या कोई किसी भी माल प्रैक्टिसेस की, तो उस हवाले से 1 साल तक आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। उसके बाद कार्रवाई का कोई बंदा मजाज नहीं है। तीसरा, एनी डिफ़िकल्टी इन पीडा एक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय। तो ये डिफ़िकल्टी इन पीडा एक्ट ये बुक की बिल्कुल आखिरी पेज पे लिखा हुआ है कि सीएम एक ऑर्डर पास करता है और वो ऑर्डर भी इसके जो रूल्स हैं उसके साथ कंसिस्टेंट होना चाहिए, उससे हट के वो रूल जो ऑर्डर है वो नहीं हो सकता। पिछली जो मेरी वीडियो थी उसमें एम्बिगुटी था कि एम्बिगुटी पीडा एक्ट में कौन दूर करेगा, तो वहाँ गवर्नर का मैंने बताया था। एम्बिगुटी का और डिफ़िकल्टी का ये देख लीजिएगा, लेकिन डिफ़िकल्टी अगर आए तो वो सीएम ही उसको रिमूव करेगा। चौथा है द पर्सन अगेंस्ट होम एक्शन इज़ इनिशिएटेड इज़ कॉल्ड। वो शख्स जिसके खिलाफ एक्शन लेना है उसको क्या कहेंगे? उसको अक्यूज कहा जाता है। इस रूल्स के मुताबिक ये जो पीडा एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीनियर इन रैंक। इनमें से कौन सीनियर होता है? अपीलेंट अथॉरिटी या कम्पिटेंट अथॉरिटी, या दोनों सेम रैंक के होते हैं, तो अपीलेंट अथॉरिटी कम्पिटेंट अथॉरिटी से सीनियर होती है। इफ़ कम्पिटेंट अथॉरिटी इशूज़ ऑर्डर्स टू होम द अपील कैन बी सबमिटेड। अगर कम्पिटेंट अथॉरिटी कोई ऑर्डर्स कर देती है किसी को पेनल्टी के, सज़ा के, इंक्वायरी करवाने के या कोई प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने के, तो फिर किस अपील किसको जमा करवानी होती है? तो अपीलेंट अथॉरिटी को वो जमा करवानी होती है। नेक्स्ट है हु डिक्लेयर्स और नोटिफाइज द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। कौन नोटिफाई करता है? तो गवर्नमेंट भी कर सकती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकती है, या जिसके अंडर ये रूल्स आते हैं, जो इस रूल्स के अंडर आती है वो भी कर सकती है। ये सारे के सारे इसका नोटिफिकेशन कर सकते हैं। डैश मीन्स द एलिगेशंस फ्रेम्ड अंडर द अक्यूज्ड। अक्यूज के खिलाफ जो चार्जेस लगाए जाते हैं, एलिगेशन, उनको चार्जेस कहा जाता है। हु कैन बी द कम्पिटेंट अथॉरिटी। कम्पिटेंट अथॉरिटी कौन हो सकता है? सीएम हो सकता है। अथॉरिटी जो सीएम नॉमिनेट करे वो हो सकती है, या कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसी को नॉमिनेट कर दे, ऑथोराइज कर दे वो, तो ये सारी की सारी कम्पिटेंट अथॉरिटीज़ हो सकती हैं।
इफ़ 2 or more employees are proceeded against jointly then the competent authority will be, अगर 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो उसमें कंपेटेंट अथॉरिटी कौन होगा? तो कंपेटेंट अथॉरिटी हाई इन रैंक विद रिस्पेक्ट टू ऑल द अक्यूज के हिसाब से जो सीनियर इन रैंक है वो कंपेटेंट अथॉरिटी होगी। इफ़ द CM इज़ द कंपेटेंट अथॉरिटी एंड ही और शी हैज़ पर्सनल इंटरेस्ट इन द प्रोसीडिंग्स कैन ही क्विट हिम और हर सेल्फ फ्राम द प्रोसीडिंग्स, वो अपने आप को क्विट नहीं कर सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड करप्शन, करप्शन में कौन सी चीज़ शामिल नहीं है? इंडल्ज इन एम्बेजलमेंट, हैविंग रेपो, बीइंग करप्ट, हैविंग एसेट्स बियॉन्ड मींस, ऑल आर इंक्लूडिंग करप्शन। ये सारी इसके अकॉर्डिंगली प्रोविजंस में करप्शन में आती हैं। फिर नीचे भी ऑप्शन है एक, करप्शन इंक्लूड्स, अगर कोई शख्स प्ली बार्गेन किसी ने किया है वो भी करप्शन में आएगा। एक्सेप्टिंग एनी वैल्यूएबल थिंग अदर देन लीगल रेम्यूनरेशन, मिस ऑपरेटेड, डिसऑनेस्टी और फ्रॉडलेंटली, ये सारे के सारे करप्शन में आएंगे। हियरिंग ऑफिसर कैन बी सीनियर टू द अक्यूज्ड, कैन बी जूनियर टू द अक्यूज्ड, कैन बी इक्वल टू द अक्यूज्ड और ऑलवेज सीनियर टू द अक्यूज्ड। तो हियरिंग ऑफिसर ऑलवेज सीनियर टू द अक्यूज्ड होता है। इनएफिशिएंसी मीन्स फेल टू पास डिपार्टमेंट एग्जाम इन 3 अटैम्प्ट्स, उसको इनएफिशिएंसी कंसिडर किया जाता है। मिनिमम ऑफिसर्स इन इंक्वायरी कमेटी, कितने ऑफिसर्स मिनिमम हो सकते हैं? 2। इंक्वायरी कमेटी इज हेडेड बाय कन्वीनियर, उसको कहा जाता है। हु अपॉइंट्स एन इंक्वायरी ऑफिसर, कंपेटेंट अथॉरिटी इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करती है। मिसकंडक्ट इंक्लूड्स एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी, एक्विटल बाय कोर्ट, कन्विक्ट बाय कोर्ट या ऑल ऑफ दीज होगा। Which of the following is not grounds for proceedings and penalty against an employee, इनमें से कौन सी नहीं है? अगर कोई शख्स पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो तो वो नहीं है। फाउंड इनएफिशिएंट, ये भी ठीक है। गिल्ट ऑफ करप्शन, हैविंग रेपो, बीइंग करप्ट, ये सारी हैं। Which of the following is not grounds for proceeding and penalty against an employee, तो कौन कौन सी नहीं है, किसके खिलाफ आप नहीं कर सकते ग्राउंड्स पे? तो अगर कोई शख्स डिस्क्लोज ऑफिस सीक्रेट्स टू अनऑथराइज्ड पर्सन, फिर भी कर सकते हैं। हिज प्रेजेंस इज थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, फिर भी कर सकते हैं। इन्वॉल्व इन सबवर्सिव एक्टिविटीज़, कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, फिर भी कर सकते हैं। ये सारी ग्राउंड्स हैं प्रोसीडिंग्स और पेनल्टी के लिए। हु इम्पोजेज पेनल्टी और पेनल्टीज, तो कंपेटेंट अथॉरिटी इम्पोज करती है या जिस शख्स को कंपेटेंट अथॉरिटी नॉमिनेट करते। अथॉरिटी नेक्स्ट टू कंपेटेंट अथॉरिटी, कंपेटेंट ये पहले भी हो चुका है कि सीनियर उनमें से कौन है, तो अब अपीलेंट अथॉरिटी सीनियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइनर पेनल्टी, कौन सी इनमें से नहीं है? रिकवरी फ्रॉम पे, सेंशोर, फाइन ऑफ 1 बेसिक, सेंशोर डांट को कहते हैं। विद होल्डिंग, इंक्रीमेंट, ये सारी हैं। रिकवरी फ्रॉम पे माइनर पेनल्टी में नहीं आता। मैक्सिमम पीरियड फॉर विच इंक्रीमेंट्स कैन बी विद हेल्ड, तो 5 साल है। माइनर में भी मेजर में भी 5 साल तक आप इंक्रीमेंट स्टॉप कर सकते हैं। मैक्सिमम फाइन दैट कैन बी इम्पोज इफ अप टू, कितना फ़ाइन हो सकता है? तो 1 बेसिक पे तक हो सकता है बस मैक्सिमम। मिनिमम हाउ मैनी बेसिक पे स्टेजेस कैन बी रिड्यूस्ड ड्यूरिंग पेनल्टी, तो वो पहली बात होगी कि अगर रिवर्ट भी करना है तो 5 स्टेजेस तक होगा। ड्यूरिंग माइनर पेनल्टी प्रमोशन कैन बी विद हेल्ड फॉर मैक्सिमम, प्रमोशन कब तक आप विद हेल्ड कर सकते हैं उसमें? 5 साल तक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर पेनल्टी, इनमें से कौन सी मेजर पेनल्टी नहीं है? तो ये सारी की सारी मेजर पेनल्टीज हैं, तो ऑल ऑफ दीज इज़ द करेक्ट ऑप्शन। एम्प्लॉई डिसमिस्ड अंडर पीड एक्ट कैन ज्वाइन एनी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं वो कर सकता। नेक्स्ट सर्विस नहीं कर सकता। प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड बाय, किस तरह से उसका प्रोसीजर शुरू होता है? एक शो काज नोटिस दिया जाता है। फॉर इनिशिएटिंग द प्रोसीडिंग्स नो शो काज और पर्सनल हियरिंग इज रिक्वायर्ड इफ़, कब शो काज दिए बगैर प्रोसीडिंग्स शुरू हो सकती हैं? अगर द अक्यूज इज सीरियस थ्रेट फॉर सिक्योरिटी ऑफ कंट्री, हैज़ एंटर्ड इन प्ली बार्गेन, हैज़ इन्वॉल्व इन सबवर्सिव एक्टिविटीज़, इन सारे केसेस में शो काज की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसके खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू हो सकती है। आफ्टर गिविंग शो काज द नेक्स्ट स्टेप इज़, दूसरा स्टेप क्या है? उसके बाद इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट करना है या इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट करना है। कंपेटेंट अथॉरिटी शैल डिस्पेंस विद द इंक्वायरी वेयर, जहाँ द एम्प्लॉई हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अदर देन करप्शन बाय अ कोर्ट और लॉ, या फिर एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ लीव। ये दोनों केसेस में कंपेटेंट अथॉरिटी उसकी जो इंक्वायरी है उसको डिस्पेंस यानी असाइन कर सकती है।
हु सिग्नेचर द ऑर्डर्स ऑफ इंक्वायरी अशोक, शो काज पर साइन कौन करता है, तो कंपेटेंट अथॉरिटी करती है। इफ CM इज द कंपेटेंट अथॉरिटी देन हु साइंस द ऑर्डर्स ऑफ इंक्वायरी और शो काज, अगर चीफ मिनिस्टर बजाते खुद है तो फिर या इंक्वायरी ऑफिसर करेगा या CM करेगा या पर्सन ऑथराइज्ड बाय CM इनमें से, या सिर्फ B और C, तो CM इटसेल्फ या फिर CM अगर किसी को ऑथराइज करे तो ये दो ऑप्शन यानी बोथ B एंड C। एन एम्प्लॉई रिमेन्स अंडर सस्पेंशन फॉर मिनिमम, कितनी देर तक, 90 डेज तक हो सकता है, इसके बाद एक्सटेंड भी 90 डेज तक हो सकता है। तो अगर मैक्सिमम पूछे तो वो 180 तक हो सकता है। द डिसीजन ऑफ एक्सटेंशन इन सस्पेंशन फॉर नेक्स्ट 90 डेज इज डिसाइड विद इन डैश ऑफ द एक्सपायरी ऑफ इनिशियल पीरियड ऑफ सस्पेंशन, 90 डेज के अंदर अंदर, अदरवाइज वो ऑटोमेटिकली बहाल ही समझा जाएगा। एन एम्प्लॉई रिमेन्स अंडर सस्पेंशन फॉर मैक्सिमम, अब ये देखिए मैक्सिमम 180 डेज आ गया, 90 180 डेज। If the suspension is not extended with 30 days of initial period of the suspension, then which of the following is correct? ये अभी मैं बता रहा था, the employee shall be deemed to be reinstated। तो बस यहाँ तक कर लेते हैं, वीडियो थोड़ी लेंथी भी हो रही है, बाकी इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे जल्द शेयर करूँगा। अगर आप समझ रहे हैं वाकई ये MCQs ठीक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ज़रूर बनता है। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।